तो फिल्म आर्टिकल 370 में एक डायलॉग है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। तो यही हालत घाटी में है। कश्मीर को सबसे ज्यादा फंडिंग केंद्र से मिलती है ताकि वहां पर अमन रहे, विकास हो, लेकिन वहां के शीर्ष राजनेता, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी जेबें गर्म करने के लिए कश्मीर को विवादित इकोनॉमी का फायदा उठा रहे हैं। वो अमन हासिल करने का नाटक करेंगे लेकिन होने नहीं देंगे। अनुच्छेद 370 की वजह से हर एक चीज पर उनका नियंत्रण था। यह कश्मीर की हालत को बताने के लिए काफी है। तो इन मुश्किल हालातों में अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सरकार ने किस गोपनीयता से योजनाबद्ध तरीके से काम किया, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आर्टिकल 370 मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जूनी हक्सर से, जो कि कश्मीर में आईडी की एक ऑफिसर है, और उसे हाल ही में बुरहान वानी की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला है। और बुरहान वानी की गर्लफ्रेंड के द्वारा जूनी हक्सर को पता चल जाता है कि बुरहान वानी कहाँ पर ठहरा हुआ है। जूनी के पास कंफर्म इंटेल थी, और जब वो अपने बड़े अधिकारी खावर अली से बुरहान वानी को पकड़ने के लिए परमिशन लेती है, तो वो उससे साफ मना कर देते हैं कि वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। जूनी उन्हें बताती है कि उनके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है बुरहान को पकड़ने का, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। लेकिन जूनी ये मौका खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त यश चौहान के पास जाती है, जो कि सीआरपीएफ का एक सोल्जर है। वो उसके पास जाती है और उसे बुरहान वानी के अड्डे के बारे में बताती है, और रात होते ही वो लोग अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कि उन्हें पूरा आइडिया है कि यहाँ पर महिलाएं और बच्चे भी हो सकते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद बुरहान वानी अपने लोगों के साथ जूनी की टीम पर हमला कर देता है और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर में जूनी ने यहाँ पर बुरहान वानी को मार डाला था। जूनी ने ये बहुत ही अच्छा काम किया था, जिसके बारे में वो अपने ऑफिसर खावर अली को भी इसके बारे में बताती है। लेकिन खावर अली जूनी से कहते हैं कि उसने ये बहुत ही गलत किया। बुरहान वानी कश्मीर का एक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, और कश्मीर के लोग तो उसे फ्रीडम फाइटर समझते थे, जिस वजह से उनके दिल में आक्रोश था। तो उन्होंने एक प्लान रचा, और इस प्लान की शुरुआत याकूब शेख ने की थी। वो बुरहान वानी की जान को इस तरह से जाया नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने अपने लोगों को सड़कों पर लेकर आके उन लोगों ने पथराव शुरू किए, आग लगाना शुरू कर दिया, और फिर एक नए बुरहान वानी का जन्म हुआ, जो कि उसका बड़ा भाई था, जिसका नाम खालिद मुजफ्फर वानी था। और उसने धीरे धीरे कर कश्मीर के दिल और दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और याकूब शेख को भी बहुत ही अच्छे से मालूम था कि मुजफ्फर वानी की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो खालिद ही है। तो इस तरह से कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश हुआ, और वो खालिद की अब सारी बातें मानने लगे थे। भाई जूनी ने आईडी के ऑफिसरों के बिना परमिशन के बुरहान वानी को मार दिया था, जिस वजह से उसका ट्रांसफर दिल्ली में कर दिया जाता है। ये देखकर जूनी को बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं था। जिसके बाद राजेश्वरी स्वामीनाथन को दिखाया जाता है, जो कि पीएमओ सचिव है, और उसे कश्मीर की हालत के बारे में बहुत ही अच्छे से मालूम है कि बुरहान वानी के जाने के बाद वहाँ की हालत किस तरह से बिगड़ी है। हाल फिलहाल में सरकार सिर्फ ये चाहती है कि कश्मीर में शांति रहे और वहाँ पर सब कुछ कंट्रोल रहे, इसलिए कश्मीर की मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है। तो तब की मुख्यमंत्री का नाम परवीना अंद्रावी है, और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री का नाम सलाउद्दीन जलाल है। तो प्रधानमंत्री जी इन दोनों से ही बैठक करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि आखिर कश्मीर में किस तरह से शांति लाई जाए, और कश्मीर की शांति को लेकर ठोस कदम भी उठाने को कहते हैं। जिसके बाद जलाल जो है वो जूनी से मिलता है, और जलाल जूनी को जानता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता बैंक में काम किया करते थे, और फ्रॉड के कारण उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और ये सुनकर जूनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। अब आगे हम देखते हैं कि राजेश्वरी जूनी से मिलने के लिए जाती है। राजेश्वरी कहती है कि अगर मैंने तुम्हें फिर से कश्मीर भेज दिया तो तुम क्या करोगी, जिस पर कि जूनी कहती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जैसे मानो कि हम किसी और देश में रहते हैं। पर राजेश्वरी कश्मीर की हालत से वाकिफ है, और उसे जूनी की काबिलियत का भी पूरा अंदाजा है। ऐसे में वो जूनी को अपनी स्पेशल टीम गठित कर कश्मीर में एनआईए के तहत स्पेशल ऑपरेशन के लिए नियुक्त करती है, जिसमें उसे आईडी से कोई भी लेना देना नहीं होगा। वो डायरेक्ट राजेश्वरी को रिपोर्ट करेगी। तो जूनी यहाँ पर अपने दो दोस्तों की मदद से कश्मीर में भ्रष्ट नेता और अलगाववादियों का सामना कर घाटी में यमन कायम करने की मुहिम को जारी रखती है। अब क्योंकि जूनी एकदम फ्री हैंड है, इसलिए अब वो कुछ भी कर सकती है। सबसे पहले जूनी को पता करना था कि कश्मीर के पास फंडिंग कहाँ से आती है, और वो फंडिंग का वो पता भी कर लेती है। वो
वो फंडिंग आती है उनके मेन सोर्स अब्दाली से। दरअसल अब्दाली जो है वो ISI के लिए काम करता है, लेकिन जूनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैश आता कैसे है। तो उसे मालूम चलता है कि पाकिस्तान से जो अखरोट आता है उसी को बेचकर वो अपनी फंडिंग जारी रखते हैं। तब उन्हें उस अड्डे के बारे में भी मालूम चल गया था। तब यहाँ पर जूनी जो है वो उस जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ का सारा सामान जो है वो जब्त कर लेती है। वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी था। तो जूनी को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि इन सब के बारे में खावर अली को बहुत ही अच्छे से मालूम है, इसलिए वो खावर अली के पास जाती है और उससे अब्दाली के बारे में पूछती है। लेकिन खावर अली उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन आखिरकार जूनी के सामने खावर अली को बताना ही पड़ता है अब्दाली के बारे में। और अब्दाली के बारे में जैसे ही जूनी को मालूम पड़ता है तो वो तुरंत ही अपनी पूरी टीम के साथ अब्दाली के अड्डे पर पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब्दाली उनसे कहता है कि अगर तुम 25 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो फिर मुझे यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता है। और देखते ही देखते यहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और जूनी की पूरी टीम के ऊपर अटैक हो जाता है। सभी लोग उस गाड़ी के ऊपर चढ़ चुके थे और अब वो अब्दाली को यहाँ से नहीं ले जा सकते थे। जिसके बाद चौहान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यहाँ पर अब्दाली को गाड़ी के सामने बांध देता है, जिसके कारण सभी पत्थरबाजों को दूर हटना ही पड़ता है और इस तरह से वो लोग अब्दाली को अपने साथ ले जा लेते हैं। तो अब यहाँ पर परवीना और मिस्टर जलाल को ऐसा लग रहा था कि शायद उनके कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए वो लोग आज ही सरकार बनाने का डिसाइड करते हैं ताकि सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जाए। उन्होंने सारे मिनिस्टर को बांट लिए थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो आज के आज ही सरकार बनाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग सरकार बना पाते यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति शासन के तहत कोई भी राज्य सरकार जो है वो सरकार नहीं बना सकती है, जिस वजह से मिस्टर जलाल और परवीना मैडम को रुकना पड़ता है। अब कश्मीर के जेल में अब्दाली ठीक से नहीं रह रहा था, जिस वजह से राजेश्वरी कहती है जूनी से कि उसे दिल्ली लेकर आ जाओ। और यहाँ पर जूनी के सामने राजेश्वरी बताती है कि वो लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। राजेश्वरी ने जब जूनी से बात की तो जूनी को ये बात तो समझ में आ गई थी कि भारत सरकार जो है वो कुछ बड़ा करने वाली है, और लेकिन ये सारी खबर जो है वो लीक भी हो चुकी थी, जिस वजह से कश्मीर के जो आतंकी है वो चुपचाप नहीं बैठने वाले थे। इसलिए वो लोग भी प्लान बनाते हैं और लोगों को भड़काना शुरू करते हैं। और फिर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है। वो अटैक था CRPF के जवानों पर और उस अटैक में पुलवामा में 40 जवान शहीद हो जाते हैं और इस दिन को देश आज भी ब्लैक डे के रूप में मनाता है। और जो 40 जवान शहीद हुए हैं उन CRPF के जवानों में यहाँ पर जूनी का दोस्त यश चौहान भी शामिल था। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद एयरफोर्स के द्वारा ये बदला तो ले लिया गया था, लेकिन जिन लोगों ने ये किया है उसका बदला भी लेना बाकी था। तो राजेश्वरी यहाँ पर जूनी को बताती है कि उन्हें पुलवामा की एक सॉलिड लीड मिली है और उन्हें याकूब शेख के बारे में पता चल गया है। ये पता लगने के बाद जूनी तुरंत ही अपनी टीम के साथ याकूब शेख को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है और उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। याकूब शेख कहता है कि NIA जब बना भी नहीं था तब से कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया है, लेकिन आज जूनी ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे खिड़की से नीचे टांग देती है और सब कुछ उगलवा लेती है कि वो लड़का कौन था जो कि CRPF के जवानों से अपनी रेड वैन को लेकर टकरा गया था। यहाँ पर याकूब शेख उसे बताता है कि वो 20 साल का लड़का था और वो हाल ही में जेल से छूटा है और उसे छुड़ाने में खावर अली ने मदद की थी। ये सुनने के बाद जूनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही खावर अली के पास पहुंचती है, उसे वो बहुत ही ज्यादा सुनाती है और यहाँ पर जूनी जो है खावर अली को सस्पेंड भी कर देती है, क्योंकि खावर अली की वजह से ही CRPF के वो 40 जवान शहीद हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो एक बैठक करते हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या हमें 370 हटा देनी चाहिए। इस मीटिंग में सॉलिड चर्चा होती है और आखिर में ये परिणाम निकलता है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 को हटाएंगे, लेकिन इसकी स्टडी करना भी बाकी था और उस स्टडी की पूरी जवाबदारी राजेश्वरी के ऊपर थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर के 370 आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लेकिन अब वो असेंबली एग्जिस्ट ही नहीं करती है और केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो 370 को हटा सके। लेकिन बाद में राजेश्वरी को मालूम चलता है कि आर्टिकल 370 के कुछ डी सब क्लोज को छुपाया गया है
जिस वजह से राजेश्वरी जूनी को कश्मीर में भेजती है और उन सब क्लॉज के बारे में पता करने को कहती है। वहाँ जाकर जूनी जो है वो पता करने लगती है और उन्हें उन डी सब क्लॉज के बारे में पता चल जाता है जो कि केंद्र सरकार से छुपाए गए थे। लेकिन जब जूनी और उसका दोस्त वापस लौट रहे होते हैं तभी उनके ऊपर एक यहाँ पर अटैक होता है, लेकिन यहाँ पर जूनी उनसे किसी तरह से बचकर निकल जाती है। तो 370 के जो डी सब क्लॉज है उनको पढ़ने के बाद राजेश्वरी को मालूम चलता है कि डी सब क्लॉज के द्वारा ऐसा नियम है कि राष्ट्रपति चाहे तो इस नियम को हटा तो नहीं सकता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो वो इस नियम को बदल सकता है। तो अब आर्टिकल 370 को हटाने का तोड़ तो उन्हें मिल चुका था, लेकिन सबसे पहले ये बिल जो है राज्यसभा में पास होने वाला था, क्योंकि लोकसभा में तो ये बिल पास हो ही जाएगा, लेकिन राज्यसभा में हमारी संख्या कम है, इसलिए इस बिल को सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत करना होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रधानमंत्री जी अमित शाह के ऊपर छोड़ते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सभी को मालूम चल चुका था कि 5 और 6 अगस्त को कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, और जूनी भी ये बात जानती है कि कुछ न कुछ तो जरूर कश्मीरी लोग बड़ा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हर एक प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट कर लिया था कि क्या बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कश्मीर में कर्फ्यू तो लगा दिया गया था, साथ ही इंटरनेट और कॉल की सारी सुविधाएं भी बंद कर दी गई थी ताकि 5 और 6 अगस्त को कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर कश्मीर के लोग और मीडिया और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा तो होने वाला है, लेकिन उन्हें 370 के बारे में नहीं मालूम था। सबको ऐसा लग रहा था कि याकूब शेख को 5 तारीख को फांसी दी जाने वाली है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि शायद हम उन पर अटैक करने वाले हैं। तो ऐसे 15 रूमर्स फैल जाते हैं जिनमें सभी को ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा तो होने वाला है, लेकिन किसी को भी कंफर्म खबर नहीं थी और ना ही ऑपोजिशन वालों को मालूम है कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है। ये सब कुछ केंद्र सरकार की चाल थी कि वो लोग राज्यसभा में एकदम से ये बिल पेश करेंगे। दूसरी तरफ जूनी को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि खालिद मुजफ्फर वानी जो है वो मिस्टर जलाल को मारने वाले हैं, ताकि वो इस सारा इल्जाम जो है वो केंद्र सरकार पर डाल सके और फिर से वो पत्थरबाजी शुरू कर सके और फिर से वो सभी को एक करके केंद्र सरकार की नाक में दम कर सके, जिस वजह से उन लोगों ने मिस्टर जलाल के ऊपर अटैक भी कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमित शाह जी जो है वो राज्यसभा में अपना बिल पेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सॉलिड बहस होती है क्योंकि ऑपोजिशन वाले इन सब के लिए साफ इनकार कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ खालिद मुजफ्फर वानी के आतंकी जो है वो जूनी की टीम पर अटैक कर देते हैं और उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जलाल थे। उन्हें बस किसी भी हालत में उन्हें मारना था, लेकिन यहाँ पर जूनी अपनी पूरी टीम के साथ डटकर सामना करती है और आखिर में वो खालिद मुजफ्फर वानी को मार देती है। और यहाँ राज्यसभा में सॉलिड बहस चल रही थी और फिर सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता वोटिंग का था। तब 187 सांसद मेंबरों की वोटिंग की जाती है और 187 वोटों में से 125 वोट जो है वो अमित शाह जी के पास आते हैं। मतलब कि 125 लोग चाहते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो हट जाए और इस तरह से राज्यसभा से ये बिल पास हो जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत में फिल्म धीमी लगती है, साथ में बहुत ज्यादा किरदार पेश किए गए हैं जिसमें ये समझने में दिक्कत होती है कि कौन क्या है, लेकिन ये परेशानी दूर होते ही दर्शक फिल्म से जुड़ जाते हैं। फिल्म में कई किरदारों को लुक से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से नेता और कौन से किरदार है। और निर्देशक आदित्य जामले की इस बात की तारीफ की जा सकती है कि उन्होंने आर्टिकल 370 को प्रोपोगेंडा मूवी बनाने से बचाए रखा। उन्होंने कोशिश की है कि फिल्म तथ्यों के करीब हो और जानकारी जस की तस पेश की जाए, और साथ ही 2 ट्रैक पर चलती कहानी का संतुलन उन्होंने अच्छे से बनाए रखा है। राज्यसभा वाला दृश्य उन्होंने अच्छे से फिल्माया है। एक्शन सीन लंबे हैं जिससे फिल्म की लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है। मीडिया वाले सीन कहानी में विशेष प्रभाव नहीं जोड़ते हैं। इंटरवल उन्होंने ऐसे सीन पर किया है जो दर्शकों पर गहरा असर छोड़ता है। और यामी गौतम लगातार अलग अलग किरदारों में अपनी एक्टिंग के जरिए प्रभावित कर रही है। आर्टिकल 370 में भी उन्होंने अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से अदा किया है। उन्होंने एक्शन सीक्वेंस भी भरपूर किए हैं और प्रिया मणि ने गरिमापूर्ण तरीके से अपने किरदार का निर्वाह किया है। और होम मिनिस्टर के रूप में किरण कर्माकर जमे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर के रूप में अरुण गोविल नजर आए हैं। आर्टिकल 370 के इतिहास के बारे में फिल्म कम जानकारी देती है, लेकिन इसे कैसे हटाया गया इस पर फोकस ज्यादा करती है। और इस फिल्म में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने से पहले कैसे जम्मू कश्मीर संविधान की जांच की, उन खामियों की पहचान की
जिससे अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में मदद मिली। एक पुराने सरकारी पुस्तकालय से प्राप्त 1954, 1958 और 1965 के दस्तावेजों से महत्वपूर्ण चूक पता चला, जिससे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को काफ़ी पहले हटाया जा सकता था। इस फिल्म की कहानी आदित्य धर ने मोनल ठाकुर के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म के निर्देशक आदित्य सुहास जाम्बले ने फिल्म की कहानी के जरिए देशभक्ति की उत्तम भावनाओं को पर्दे पर पूरी तरह से पेश करने में सफल रहे हैं। तो भाई यामी गौतम का काम इस फिल्म में इतना दमदार है कि आर्टिकल 370 को उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। क्लोज एप्स में उनकी आंखें, चेहरे के एक्सप्रेशन और आवाज बेहतरीन असर करते हैं और राजेश्वरी के रोल में प्रिया मणि भी बहुत दमदार लगती है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।